हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे चल रहा है तैयारी? जैसा कि मैं 2020 यूपीएससी के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक कोर्स आरंभ किया हूं, प्लस मॉक टेस्ट है, उसी के झलक मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये जो मेंस एग्जाम है जनवरी में होने वाले हैं, आपके पास है अभी कुछ टाइम। प्रीलिम दे दिया होगा, रिलैक्स होंगे, लेकिन अब रिलैक्स होने का समय खत्म हो गया और मेंस पे लग जाने का समय आ गया। जैसा कि आप जानते हो, सिविल सर्विस एग्जाम एक कंटिन्यूअस प्रिपरेशन है। ऐसा नहीं होता कि एग्जाम स्पेसिफिक होता है। तो मैं तो मान के चल रहा हूँ कि आप लोग जितने यहाँ विद्यार्थी हैं जो यूपीएससी सीरियसली दे रहे हैं 2020, वो सबका कोर्स कंप्लीट होगा। केवल अभी भी रिव्यू करना है, मॉक टेस्ट देना है और एग्जाम में लिखाना है। मेरा मानना है कि आप जितना मॉक टेस्ट देंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना अच्छा परफेक्शन आएगा। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स इंडिविजुअल परफेक्ट, और जो कहते हैं जो रियाज करता वही राज करता है। तो आपको रियाज शुरू कर देना चाहिए, एक्सरसाइज करें, प्रैक्टिस करें। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा टॉपिक है। उसमें चार कह सकते हो पार्ट हुए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, चार हो जाते हैं। एक बीपीएससी वाला अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में ले लो तो मतलब 4 है, और बीपीएससी का लो तो 3 है, क्योंकि एक को बीपीएससी यूपीएससी ने हटा रखा है। जैसे कौन कौन है? पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट, जिसमें आप वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, नौकरशाही सिद्धांत वगैरह जो पिछले क्लास में मैं आपके साथ शेयर कर रहा था वो होता है। दूसरा में होता है प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे पद, सोपान, आदेश की एकता, नियंत्रण, विस्तार वगैरह टॉपिक पढ़ते हैं। तीसरा होता है प्रशासनिक व्यवहार, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, जैसे हम निर्णय, नेतृत्व, संचार इत्यादि पढ़ते हैं। और चौथा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन ही लिखा है सिलेबस में, यानी स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के टाइपोलॉजी पढ़ते हैं, कितने प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन होता है, दिस दैट। अगर सहज भाषा में देखा जाए, अगर एडमिनिस्ट्रेशन को हम एक सिस्टम मान ले तो उसके दो कंपोनेंट हुए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो ऑर्गेनाइजेशन उसका हार्डवेयर है और मैनेजमेंट उसका सॉफ्टवेयर है, और प्रशासन एक सिस्टम होगा। अब हार्डवेयर यानी संगठन, लोक प्रशासन का संरचना है, लोक प्रशासन का काया है, लोक प्रशासन का ढांचा है। ढांचा मजबूत रहेगा तभी पर व्यवहार बेहतर होंगे। अगर ढांचा कमजोर हो गया तो बेहतर व्यवहार का उम्मीद बेकार है। अब ढांचा बेहतर हो, इसके लिए क्या आवश्यक है? उसको बेहतर ढंग से समझना, उसे बेहतर ढंग से परिभाषित करना। इसी आलोक में कई व्यापक शोध अनुसंधान होते रहे और संगठन संबंधी कई सिद्धांत और विचारधाराएं हैं, जिन्हें हम प्रशासनिक सिद्धांत कहते हैं। आप जानकर यहाँ पर ये देखेंगे, हैरान होंगे कि लोक प्रशासन में सिलेबस में बहुत सारे थ्योरी है पढ़ने के लिए, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो लोक प्रशासन का अपना कोई भी नहीं है। क्योंकि लोक प्रशासन एक, कर सकते हो, बहुत सारे विषयों से मिलकर बनाया गया है। एक प्योर विषय नहीं, एक सिंथेसिस विषय है। तो जितने थ्योरी है सब अलग अलग विषय में डेवलप हुए, और सबको चूंकि लोक प्रशासन से संबंधित संगठन का वो व्याख्या विश्लेषण करते हैं, प्रासंगिक, इसलिए उन्हें सिलेबस में शामिल कर रखा है। तो जैसा देखो, संगठन एक कॉमन फिनोमिना है। अगर मैं कहूँ कि हम संगठन के जीवन में जीते तो कोई युग में जीते तो कोई गलत नहीं होगा। आप सवेरे से लेकर शाम तक और जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी संगठन पर निर्भर हो। जिसमें हमारा जन्म हुआ वो भी संगठन है, जिसको परिवार कहते हैं, उसको प्राकृतिक संगठन या नैसर्गिक संगठन कह सकते हैं। फिर बच्चों का स्कूलिंग होगा तो सांस्कृतिक संगठन हो गया, समझ रहे। फिर बच्चा मतलब वो बाजार में जितने सामान देख रहा वो आर्थिक संगठन हो गया। अब उसे नौकरी चाहिए तो वो प्रशासनिक संगठन में जाएगा। प्रशासनिक संगठन राजनीतिक संगठन के मार्गदर्शन में काम करता है, नर्व सिस्टम हुआ। इसके अलावा बहुत सारे और भी बहुत सारे सिस्टम है जो अपना अपना संगठन, जो अपना अपना काम करते रहते हैं। तो विद्युत विभाग एक संगठन है, कानून और व्यवस्था प्रदान करने वाले पुलिस विभाग एक संगठन है, देश को वाह दुश्मनों से बचाने वाला प्रतिरक्षा एक संगठन है, समझ रहे। या फिर आप समझ लो पानी प्रोवाइड करने वाला पीएचईडी एक संगठन है। तो ये आपको विभिन्न आवश्यकताएं पूरी कर रहा है, और ये प्रभावकारी होगा तभी अपनी आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर पाएगा और आपके जीवन को बेहतर ढंग से सुगम बना पाएगा। तो सही मायने में हम संगठन के युग में जी रहे हैं। तो जैसे
एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में आपने वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत अर्थात FW टेलर और उनके साथी को देखा। फिर क्लासिकल थ्योरी जिसको हम शास्त्रीय सिद्धांत प्रशासनिक सिद्धांत भी कहते हैं, उसमें हेनरी फेयल, लूथर गुलिक, ओरविक वगैरह को देखा। फिर उसके बाद आपने नौकरशाही सिद्धांत जिसमें मैक्स वेबर को देखा और उनके आलोचक को देखा। फिर आपने मानव संबंध सिद्धांत में जॉर्ज एल्टन मेयो को देखा। फिर आपने डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैरी पार्कर फॉलेट को चेक किया। फिर चेस्टर आई बर्नार्ड की पुस्तक फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, वो भी आपके सिलेबस में था, आपने उनको भी पढ़ा और व्यवहारवादी विचारधारा के बारे में बैकग्राउंड देखा। फिर हर्बर्ट साइमन जो डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट दिए हैं उनके बारे में आपने पढ़ा। फिर आप सिस्टम थ्योरी पढ़े। फिर पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट देखा जिसमें लिकट हुआ, क्रिस आर्गेरिस हुआ, समझ रहे हैं। उसके बाद आप कह सकते हैं मैस्लो हुआ, हर्जबर्ग हुआ, ये सब के बारे में देखा। तो इस प्रकार आप देखते हो कि एडमिनिस्ट्रेशन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पाठ्यक्रम में बहुत सारे थिंकर हैं, बहुत सारे थ्योरी है। ये सब वर्चुअली आपके अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए, संगठन को बेहतर ढंग से समझने के लिए, प्रशासन के कार्य को बेहतर बनाने के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट में डेवलप किए गए हैं। मैं मानता हूं कि हर स्टूडेंट जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है एक सिनॉप्सिस कर ले वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत। तो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के बारे में कम से कम 15 से 20 बातें जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको एक कागज में लिख कर रख ले। उसी प्रकार नौकरशाही सिद्धांत, उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट हाईलाइट्स है उसको कागज में रख ले और रट जाए, क्योंकि एग्जाम में ये जो मटेरियल अगर आपको याद रहेगा ना तो व्याख्या करना, विश्लेषण करना आसान होगा। आप मान के चले कोई भी क्वेश्चन शायरी ऐसा आएगा जो आप सोच कर गए होंगे और वो आया होगा। जनरली वहां पर आपको बिल्कुल नए प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे जिसका आंसर आपको अपने उसी समय परिस्थितियों के अनुसार तैयार करना पड़ेगा। और उस समय आपके पास ये जो रेडीमेड थोड़े बहुत मटेरियल है, इंफॉर्मेशन है, डेटा है, वो आपके क्वालिटी इनरिचमेंट में सहयोग करते हैं, क्वालिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो हर टॉपिक में जैसे क्रिस आर्गेरिस के बारे में क्या क्या उसने मैच्योरिटी थ्योरी दिया, इनकम्पिटेंस थ्योरी दिया, लिंकिंग क्या कहते हैं आपको इंटीग्रेशन ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन विद प्रोसेस कह सकते हो, मैच्योर पर्सनैलिटी के बारे में मतलब। तो ये सब के बारे में थोड़ा आपको वर्कआउट कर रहना चाहिए। सबके बारे में, मैरी पार्कर फॉलेट के बारे में, सबके बारे में एक एक पेज में सबका सिनॉप्सिस तैयार करके एकदम रटे रखो, क्या कि उसका उसी हिसाब से इस्तेमाल किया जा सके। समझ रहे हैं? जैसे आप सपोज करो आप नौकरशाही सिद्धांत के बारे में, मैक्स वेबर के बारे में, तो मैक्स वेबर के बारे में थोड़ा देख लो। वाज मैक्स वेबर, व्हाट वाज हिज बैकग्राउंड व्हिच लेड टू कंपेल हिम टू डेवलप दिस टाइप ऑफ थ्योरी। क्या कारण था जिसने मैक्स वेबर को यह सिद्धांत डेवलप करने के लिए विकसित किया। फिर मैक्स वेबर बेसिक क्या का उद्देश्य क्या था। औद्योगिक क्रांति हुआ था, बड़े पैमाने पर समस्याएं उभरी थे, बड़े बड़े संगठन आए थे, उनको मैनेज करने के लिए उसे एक स्टेबल मैन फोर्स की जरूरत थी और उसके लिए नौकरशाही सिद्धांत विकसित किया था। तो नौकरशाही के उत्पत्ति के उत्तरदायी कारण, नौकरशाही में संबंधित जो कॉम्पोनेंट हुआ, सत्ता, शक्ति, फिर औपचारिक सत्ता, ये मैक्स वेबर ने थ्योरी दिया था। ये सत्ता को 3 वर्गों में बांटा था, उसके बारे में जान लो। फिर आदर्श प्रतिमान की कुछ विशेषताओं को चिन्हित किया था, उसको जानो। फिर मैक्स वेबर का जो लिमिटेशन है थ्योरी का उसके बारे में जानो, आज उसकी क्या वास्तु स्थिति उसको जानो। तो सबको आपको पॉइंट आउट करके कागज में सबको तैयार कर लेना चाहिए। वो आपका अपना होगा, उसमें क्या चीज रखना है और क्या चीज नहीं रखना ये आपको तय करना होगा। जो चीज आप जानते हो उसको छोड़ सकते, लेकिन जिसको नहीं जानते हो या जिसको स्किप करने का या भूल जाने का भय, उसको तो पक्का लिख के रख लो और उसको बार बार दोहराते रहो, ठीक है ना। और मैं तो बोला था उस क्लास में भी रही बोल रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी या थिंकर एक किताब आती है प्रसाद का, उसको आपको बेहतर ढंग से पढ़ लेना चाहिए। यदि आप उसको नहीं पढ़ते तो इग्नू का BA और MA का जो नोट्स है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी उसे पढ़ लीजिए कम से कम, और सिनॉप्सिस तैयार कर लीजिए, बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं? जैसा कि आपको मैं बताया कि जैसे थ्योरी को इन्होंने 2 जगह अलग बांट दिया, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर में टेलर वगैरह वगैरह को रखा, और ऑर्गेनाइजेशन जो टॉपिक जो 4th है उसमें 2 थ्योरी डाल रखा है, सिस्टम थ्योरी, कंटीजेंसी थ्योरी। सिस्टम थ्योरी को कंप्लीट थ्योरी कहते हैं क्योंकि उसमें सभी एस्पेक्ट पर विचार होता है और संगठन को एक सिस्टम माना जाता है जो होलिस्टिक अप्रोच होता है।
समझ, उसी पर एक स्टेप और आगे बढ़ के कंटीजेंसी अप्रोच है जो मान के चलता है नो थ्योरी इज परफेक्ट इन ऑल सिचुएशन। समझ, यू हैव टू डेवलप द अप्रोच एज पर रिक्वायरमेंट, जैसे परिस्थिति उसी हिसाब से आपको डेवलप करना है। इफ एंड देन, आप जीवन में भी देखो ना, कई सारी चीज ऐसे होती है जो पहले से कुछ तयशुदा नहीं होता है, आपको परिस्थिति अनुसार मैनेज करना होता है। इवन जिसको आप प्रोग्राम समझते हो वो भी अक्सर अनप्रोग्राम हो जाता है। अभी बहुत सारे लोग यूपीएससी बीपीएससी का इंटरव्यू का तैयारी करते हैं। समझ, इंटरव्यू के लिए आप ये मान के चलते ये पूछा जाएगा, ये जवाब दूंगा, लेकिन वहां पर परिस्थितियां बिल्कुल अलग मिलती है और आपको उस समय लॉ ऑफ द सिचुएशन क्या कहता है उसके हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। एक्चुअली मैं केबीसी में देख रहा था तो सरस्वती, माँ सरस्वती और गणेश में क्या फर्क है, मतलब लॉर्ड गणेश और माँ सरस्वती एक ज्ञान की देवी है और एक बुद्धि का देवता है। तो बुद्धि और ज्ञान में क्या फर्क होगा, तो नॉलेज एट डिस्पोजल इज कॉल्ड बुद्धि, मतलब जो नॉलेज, जो ज्ञान समय पर काम आ जाए उसी को बुद्धि कहते हैं। मेरी बात समझ के नहीं, वैसे लौट रही तो आप माँ सरस्वती का पढ़ाई पूजा करने के साथ साथ गणेश का ही पूजा करें ताकि आपको समय पर जरूरत पड़ने पर सही सद्बुद्धि दे, ताकि आप सही तौर पर निर्णय ले सके और काम कर सके। सो दिस इज बेसिक थिंग रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड। क्लियर है? तो सब ठीक। अभी मैं आपके साथ कुछ डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे ये मैं बतलाऊँ कि प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज नो मोर इन बीपी फॉर यूपीएससी। ये यूपीएससी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन यदा कदा क्वेश्चन उस टॉपिक पर आते रहता है। और फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विद्यार्थी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक ऑप्शनल के रूप में ले रखा है, तो उसको तो इसके बारे में जानकारी होना ही चाहिए। व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप बोलोगे प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वर्चुअली प्रशासन के संरचना कार्य व्यवहार से संबंधित कुछ यूनिवर्सल कंपोनेंट है जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपरिहार्य है, आवश्यक है और ऑर्गेनाइजेशन को पिरामिडिकल से प्रदान करता है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे पुलिस संगठन ले लो, चाहे वेलफेयर डिपार्टमेंट ले लो, चाहे आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ले लो, उसका संगठन देखो पिरामिडीय होगा। तो पिरामिडिकल शेप होने का मेन कारण क्या है, वाई ऑर्गेनाइजेशन टेक्स पिरामिडिकल शेप। तो उसका 3 प्रिंसिपल खास तौर पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक प्रिंसिपल को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की, जो चेन ऑफ कमांड को कॉन्स्टिट्यूट करता है। और दूसरा कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, इसको आदेश की एकता कहते हैं, जिसमें एक अधीनस्थ को एक ही वरिष्ठ से आदेश मिले, ये चेन ऑफ कमांड को ताकत प्रदान करता है। समझ। और तीसरा जो होता है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डेंस भी कहते हैं। मीन्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी कोटर्मिनेट एंड कॉन्सिग्यूनियस, यानी सत्ता और उत्तरदायित्व का सर्वांगसम और साथ साथ होना चाहिए। अर्थात हम किसी को सत्ता दे तो उसी मात्रा में उत्तरदायित्व दे, अगर हम किसी को उत्तरदायित्व दे तो उसी मात्रा में सत्ता दे। इससे बैलेंस क्वालिटी होता है और संगठन पिरामिडिकल शेप में रहता है और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली प्राप्त होते हैं। अगर सपोज कि किसी परिस्थिति में सत्ता और उत्तरदायित्व बरोबर नहीं है तो ऑर्गेनाइज ठीक उसी हाल हो जाएगा। देखोगे वेट मेजर मशीन में अगर वजन दोनों तरफ अलग अलग हो गया तो ऐसे हो जाता है, चाहे ऐसे हो जाता है। तो सेम थिंग यहाँ ऑर्गेनाइजेशन को खड़े रहने के लिए सत्ता और उत्तरदायित्व दोनों को बराबर होना जरूरी है। और एक आदेश की एकता और पद सोपान मिलकर क्या कर रहे हैं, वो चेन ऑफ कमांड का निर्माण कर इस ऑर्गेनाइजेशन पिरामिडिकल शेप ले लेता है। और बाकी जितने कंपोनेंट है वो सब उसको कंट्रीब्यूट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे यहाँ के दौतार को सेंट्रलाइजेशन, सत्ता को ऊपर जाना, सेंट्रलाइजेशन, सत्ता का नीचे जाना, डिसेंट्रलाइजेशन। ये जो चौड़ाई आप देख रहे हो इसको स्पान ऑफ कंट्रोल कहते हैं, इसको नियंत्रण विस्तार कहते हैं। मतलब अधीनस्थों की वह संख्या जिस पर एक वरिष्ठ प्रभावी नियंत्रण रख सकता है। मान लीजिए एक एसपी 4 एएसपी को या एडिशनल एसपी को कंट्रोल कर रहा है तो उसका स्पान ऑफ कंट्रोल 4 हो गया। नहीं समझ रहे, यानी एक अधीनस्थ के अधीन कितने मतलब सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं और उसको प्रभावी ढंग से इफेक्टिवली कंट्रोल कर पाए, उसको स्पान ऑफ कंट्रोल करते। फिर ये देख रहे हो, ये ऊपर एक ने दूसरे को अपना अधिकार दिया, कार्य दिया, इसको डेलीगेशन कहते हैं। अधीनस्थ के कार्य को वरिष्ठ जो है वह देख रहा है, उसको सुपरविजन कहते हैं। समझ रहे। और वर्चुअली एक प्रिंसिपल जो है कॉमन है, वो प्रिंसिपल आपको हर जगह मिलेगा। वो प्रिंसिपल क्या है बताया जाए, वो प्रिंसिपल है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, मतलब ये
कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय, ये हर जगह विद्यमान है। समझ रहे, इसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के बगैर मतलब समन्वय को संगठन का पहला सिद्धांत कहा गया है, उन्होंने कहा है, क्योंकि जितने सिद्धांत है सब उसी में समाहित होते हैं। आदेश की एकता, नियंत्रण विस्तार, पद सोपान, सबके जड़ में क्या होता है, समन्वय होता है। अगर सब कुछ ठीक है और समन्वय नहीं तो बेकार है। तो समन्वय बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज 21वीं सदी में भी आप देखोगे इसके बहुत सारे सिद्धांत पर आज चर्चा विचर्चा होती है, बहुत सारे सिद्धांत की आलोचना भी होती है, लेकिन समन्वय का सिद्धांत पहले भी नंबर 1 सिद्धांत था, आज भी नंबर 1 सिद्धांत है। तो कोऑर्डिनेशन इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसको समन्वय का सिद्धांत कहते हैं। समझ आया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल्स 8 है, ये बीपीएससी के बच्चे पढ़ते हैं, यूपीएससी के बच्चे नहीं पढ़ते हैं इसमें सिलेबस में, लेकिन स्टूडेंट को जानना होगा समन्वय किसे कहते हैं, समन्वय कितने प्रकार का होता है, समन्वय के क्या सिद्धांत है, केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण क्या है, दोनों के क्या सिद्धांत है, हायरार्की, यूनिटी ऑफ कमांड, स्पान ऑफ कमांड। कई दफा तो बेसिक डिफरेंस होता है, जैसे पूछेगा कि प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की और प्रिंसिपल ऑफ चेन ऑफ कमांड में क्या फर्क हुआ। स्केल देखो, ये मैंने बताया स्केलर प्रिंसिपल बताया, ये पद सोपान बताया। अगर सीढ़ी टाइप का हो गया, जैसे यहाँ पर देख रहे हो, तो स्केलर प्रिंसिपल हो गया, और सीधा आ रहा है तो पद सोपान हो गया। यानी एक्चुअली पद सोपान और स्केलर प्रक्रिया एक ही चीज है, केवल होता क्या है, दोनों में कर्तव्य को हम ग्रेडिंग कर रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर सजा रहे हैं, लेकिन एक में हम कार्य के आधार पर करते हैं, उच्च कार्य, निम्न कार्य वगैरह वगैरह, और एक में सत्ता और उत्तरदायित्व के आधार पर करते हैं, उच्च सत्ता, निम्न सत्ता वगैरह। तो अगर उच्च निम्न सत्ता के आधार पर करते हैं स्केलर प्रोसेस हो गया, और अगर कार्य के आधार पर कर रहे हैं तो ये पद सोपान। अदरवाइज दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो ये आपको जानना ही जानना है, ये बेसिक कंसेप्ट है जो ऑर्गेनाइजेशन को पिरामिडिकल शेप देता है, ये ऑर्गेनाइजेशन को कार्यक्रम को प्रभावित करता है, ये उसके फिजियोलॉजी के समान है। आपको याद होगा संगठन का जो 12वां जो सेकंड चरण है, वो लोग प्रशासन को विकास का दूसरा चरण है, जिसका नाम सिद्धांतों काल है, उसमें इसी को तो ढूंढने का प्रयास किया गया है। और जितने विचारक है, जैसे हेनरी फेल ने 14 सिद्धांत दिए, लूथर गुलिक ने 10 सिद्धांत दिए, उर्विक ने 8 सिद्धांत दिए, मोनेरेले ने 4 सिद्धांत दिए, तो सब उसी से संबंधित है। और ये डेवलप कब हुआ है, 1927 से 1937 के बीच में। हालांकि इस सिद्धांतों को व्यवहारवादी विचारकों ने आलोचना किया, उनका कहना था कि यह सिद्धांत बगैर वैज्ञानिक जांच परख के विकसित किए गए हैं, यह सिद्धांत कहावते और मुहावरे के जैसा है, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होते हैं, कन्फ्लिक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन मैं आपको बतला दूं, आज 21वीं सदी में इनमें से कई सिद्धांत ऐसे हैं, जैसे प्रत्यायोजन का सिद्धांत, विकेंद्रीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, ये आज भी इतना महत्वपूर्ण है कि आप इनमें से किसी को भी ओवरलुक करने का जो साहस नहीं कर सकते। इवन हायरार्की जिसको कहते हैं, पद सोपान। एक बार यूपीएससी में हाल में क्वेश्चन आया था कि वैश्वीकरण के युग में पद सोपान जितना लाभ देता है उससे कहीं ज्यादा मुश्किलें खड़ा कर देता है। ये ठीक है कि मुश्किलें खड़ा कर, लेकिन है जरूरी। जैसे आप जिस परिवार में रहते हो, उस परिवार में एक इसको रिश्तों की डोरी होती है, इसको हम लोग किनशिप कहते हैं, ठीक है। जैसे आपके माता हैं, आपके पिता हैं, आपके दादा हैं, आपके नाना है, आपके पुत्र हैं, आपके पोता है, ये चैन ऑफ कमांड बना हुआ है, ठीक है। आप देखते हो कि जो रिश्ते वाली कठोरता है, जो पहले आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले आई नहीं है, थोड़ा कमजोर पड़ गया, लेकिन एकदम गायब नहीं हो गया। गायब हो जाएगा तो परिवार खत्म हो जाएगा, बेसिक संरचना ही खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार ऑर्गेनाइजेशन में एसपी, डीएसपी, डीआईजी वगैरह का हायरार्की अब थोड़ा कमजोर पड़ा, लेकिन खत्म नहीं हुआ। खत्म हो जाता मेस हो जाएगा, मेस नहीं होना। यानी कहने का मतलब पद सोपान आज के तारीख में थोड़ा प्रैक्टिकली उतना कठोरता से लागू नहीं हो सकता, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि ये बिल्कुल निरर्थक है। ये आज भी प्रासंगिक है और हमेशा रहेगा, क्योंकि ये चेन ऑफ कमांड को कॉन्स्टिट्यूट करता है। ये रीढ़ के हड्डी के जैसा है कि वो उसको इरेक्ट पोस्चर प्रदान करता है। तो ये बहुत आवश्यक है, थियोरिटिकली तो खैर, और प्रैक्टिकली भी बहुत हद तक। हाँ, उसको कठोरता से हम लागू नहीं कर सकते, दैट इज अनदर थिंग। क्लियर? तो इसमें सबको आपको यहाँ पर वर्कआउट करना चाहिए और इस पर बेहतर ढंग से
प्रयास करना चाहिए। सबके बारे में मैं आपको बताऊं, एक कागज लीजिए, हायरार्की के बारे में 10 पॉइंट लिख लीजिए, एक दूसरा कागज लीजिए, इसमें स्पान ऑफ कंट्रोल के बारे में कुछ लिख लीजिए, एक समन्वय के बारे में लिख लीजिए। ये सब सिनैप्सेस बनाए रखेंगे ना तो आपका ना बहुत आसानी से प्रिपरेशन हो जाएगा। जो मेहनत है सिनैप्सेस तैयार करने में ही लगेगा, अदरवाइज फिर एक बार बन गया तो आप बार बार उसमें दोहराते रहो, उसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन करते रहो, कुछ नया जानकारी मिले उसमें जोड़ दो, कुछ नया उसमें आउटडेटेड लगे उसको हटा दो, लेकिन आप कंसेप्ट को कंसोलिडेट करो। जितना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, कमांड उतना ज्यादा आपका सब्जेक्ट पर होगा और रिजल्ट उतने आपके फेवर में होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली हम लोग जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं उसमें होता क्या है, जैसे आप लोग, जैसे कोई विद्यार्थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया है और तैयारी कर रहा है, समझ तो बट नेचुरल है कि अगर आपने वर्कआउट नहीं किया ढंग से, तो पूरे साइंस के तरीका से उसको नहीं पढ़ा, साइंटिफिकली नहीं पढ़ा, ऐसे उल्टे साइंटिफिक तरीके से पढ़ दिया, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा लेकिन कंसेप्ट नहीं बन पाएगा। और जब कंसेप्ट नहीं बन पाएगा तो आप एग्जाम यूपीएससी क्वेश्चन को तो कम से कम मैनेज नहीं कर पाएंगे। बीपीएससी क्वेश्चन को आप मैनेज कर देंगे। यूपीएससी क्वेश्चन को मैनेज करने के लिए आपके पास कंसेप्ट होना, सब्जेक्ट पर कमांड होना, एक्सप्रेशन पर मतलब इफेक्टिवनेस होना, ये बहुत जरूरी होता है। आप कम समय में अपनी बातों को कैसे बेहतर ढंग से पेश कर सकते हैं, ये खासियत आप में होनी चाहिए। तो ये इस पर आप वर्कआउट करो। इसमें बहुत सारे चीज इंटरव्यू के लिए बनते हैं और ये जो है आपके बहुत सारे, इसको मैं कभी भी कंसेप्ट नहीं बोलता, मैं इसको हैंडी कंसेप्ट बोलता था। ऐसा तो चलता फिरता कंसेप्ट हर स्टूडेंट को होना ही चाहिए पता। इसके लिए अलग से पढ़ने की क्या जरूरत है। डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में कौन नहीं जानता है। यूनिटी ऑफ कमांड 1 लाइन का कंसेप्ट है, स्पान ऑफ कंट्रोल 2 लाइन का कंसेप्ट है। तो सब वन लाइन आंसर वाला नहीं, वन लाइन आंसर वाला टाइप का क्वेश्चन है, तो ये बहुत आसान टाइप का है। फिर जो नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन खूब आते हैं, इसमें साइमन, हर्जबर्ग, मैस्लो सब आ जाते हैं। और इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर को मैंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर यानी प्रशासन में बहुत सारे व्यवहार होते हैं, समझे। वो व्यवहार जो प्रशासन के, अगर प्रशासन को एक सिस्टम मान ले या प्रशासन को एक शरीर मान ले, संगठन को शरीर मान ले, तो आप देखो कि मानव को व्याख्या करने के लिए, प्राणी की व्याख्या करने के लिए बहुत सारे थ्योरी डेवलप हुए हैं, जैसे मेंडल थ्योरी, फिर आप कह सकते हो डार्विन थ्योरी, फिर म्यूटेशन थ्योरी, लेमार्क थ्योरी। उसी प्रकार हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी और थिंकर है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, ठीक उसी प्रकार जैसे डार्विन थ्योरी वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर जिस प्रकार आप देखते हो हम जो प्राणी का वर्गीकरण करते हैं, लिविंग, नॉन लिविंग, वर्टिब्रेट, नॉन वर्टिब्रेट, मैमल्स, नॉन मैमल्स, संगठन का ये वर्गीकरण कर देते हैं, लाइन, स्टाफ, कंपनी, डिपार्टमेंट, ब्यूरो, हेडक्वार्टर, फील्ड वगैरह वगैरह में। क्लियर है। फिर तीसरा जो होता है, आप देखते हो कि हर इंडिविजुअल में, लिविंग बीइंग में कुछ बिहेवियर होते हैं। इसमें रेस्पिरेशन प्रोसेस, कैटाबोलिज्म प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस वगैरह होता रहता है। उसी प्रकार प्रशासन में भी बहुत सारे व्यवहार होते हैं, लीडरशिप हुआ, डिसीजन मेकिंग हुआ, कम्युनिकेशन हुआ वगैरह वगैरह हुआ। क्लियर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको समझना पड़ेगा। तो बिहेवियर और प्रिंसिपल में अंतर क्या हुआ, प्रिंसिपल जो रहा उसके स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस कर रहा है और बिहेवियर उसके फंक्शनिंग को इन्फ्लुएंस कर रहा है। क्लियर है। जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर को मैं अगर ह्यूमन बिहेवियर इन एडमिनिस्ट्रेशन कहूँ तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रशासन तो अपने काम करता नहीं। प्रशासन में जो मातहत होते हैं, कर्मचारी होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वो काम करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर इज नथिंग बट बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर इन एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर है। और ह्यूमन बिहेवियर इन एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उस पर कई घटकों से निर्धारित प्रभावित होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर 3 घटक पॉइंट आउट किया। एक बायोलॉजिकल फैक्टर का, दूसरा कल्चरल फैक्टर का, तीसरा सिचुएशनल फैक्टर का। सिचुएशनल का मतलब आप समझ सकते हैं, इसमें ऑर्गेनाइजेशनल हो सकता है, नॉन ऑर्गेनाइजेशनल हो सकता है, इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बायोलॉजिकल फैक्टर का मतलब हर आदमी का बायोलॉजी अलग है, कोई मेल है, कोई फीमेल है, कोई यंग है, कोई ओल्ड है वगैरह वगैरह, तो बायोलॉजिकल अलग होता है। कल्चर भी सबका अलग होता है, कोई
ग्रामीण परिवेश से, कोई शहरी परिवेश से, कोई महानगरीय परिवेश से, कोई समझ रहे हैं विदेशी संस्कृति से ताल्लुकात रखता है, कुछ इंडोजेनिक है, सब अलग अलग हो सकते हैं और सिचुएशन भी अलग अलग होता है। नॉर्मल सिचुएशन, एबनॉर्मल सिचुएशन और फॉर्मल सिचुएशन, इनफॉर्मल सिचुएशन। आप देखते हो कि वही अधिकारी जब ऑफिस में बैठा रहता, टेबल में बैठा रहता, तो उसका बिहेवियर अलग रहता। वही जो कैंटीन में देखते हैं तो उसका बिहेवियर अलग हो जाता है। क्यों? वहाँ फॉर्मल है, वहाँ फॉर्मल हो जाता है। क्लियर है? देखते एक ही पद पर बैठा हुआ दो अधिकारी है, एक ग्रामीण परिवेश से, एक शहरी परिवेश से, दोनों का व्यवहार देखोगे अलग अलग हो जाएगा। देखोगे मेल और फीमेल एक ही पद पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनके थोड़े व्यवहार में थोड़ा अंतर अवश्य नजर आ जाएगा। तो बायोलॉजिकल, कल्चरल और सिचुएशनल ये फैक्टर किसको, इनका ह्यूमन बिहेवियर वर्षों किसको प्रभावित करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर को प्रभावित करता है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर इसके द्वारा क्या हो रहा है? निर्धारित हो रहा है। और प्रभावित किसके द्वारा होता है? मोटिवेशन के द्वारा। मोटिवेशन जो है ना कैटलिस्ट फैक्टर है, वो गति को बढ़ाते घटाते रहता है। जैसे सपोज करो, उदाहरण के तौर पर अभी आप हम सब बैठकर वर्कआउट कर रहे हैं और पता है सबको कि जनवरी में मेंस एग्जाम होने वाले, तो ये जो जनवरी में एग्जाम होने वाले हैं, समझ वो आपके अंदर में क्या कर रहा है? एक दबाव क्रिएट कर रहा है, एक तनाव बना रहा है, एक कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है कि अब नहीं पढ़ेंगे तो कब कोर्स कंप्लीट होगा, अब रिलैक्स करने का समय खत्म हो गया, अब लग भिड़ने का समय आ गया। तो ये मोटिवेशन है। इस मोटिवेशन के आधार पर आप कॉपी उलट रहे हो, किताब पढ़ रहे हो, मेरे लेक्चर सुन रहे हो, सारे नोट्स बना रहे हो, वगैरह वगैरह। तो सेम थिंग, इस मोटिवेशन के आधार पर ही ह्यूमन बीइंग डिसीजन करता है, ह्यूमन बीइंग लीडरशिप करता है, ह्यूमन बीइंग कम्युनिकेट करता है, ह्यूमन बीइंग कंट्रोल करता है, ह्यूमन बीइंग सबऑर्डिनेट का मोरल अप एंड डाउन करता है, वगैरह वगैरह, इसी से चलते रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सब अलग अलग चीज है। जैसे मोटिवेशन पर अलग है, मोटिवेशन के संबंध में बहुत सारे थ्योरी है, कंटेंट थ्योरी, प्रोसेस थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी। फिर डिसीजन मेकिंग अलग टॉपिक है, इसको प्रशासन का हृदय कहते हैं। और साइमन इस पर वर्कआउट किया। साइमन ने क्या बोला? इन जनरल देयर इज नो थ्योरी प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सामान्य तौर पर प्रशासन का कोई सिद्धांत नहीं हो सकता, लेकिन अगर सिद्धांत होता है तो फर्स्ट थ्योरी इज प्रिंसिपल ऑफ डिसीजन मेकिंग। पहला सिद्धांत निर्णय का होगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इज नथिंग बट मेकिंग डिसीजन। प्रशासन का मतलब निर्णय लेना होता है। संगठन निर्णयकर्ताओं का संरचना है, ऊपर से नीचे तक सब स्तर पर निर्णय ही लिए जाते हैं। निर्णय सही, परिणाम सही, निर्णय गलत, परिणाम गलत। आप देखते हो कोई शासक सफल है, इसलिए सफल है कि उसका निर्णय सफल है, और कोई प्रशासक गलत है, विफल हो गया, इससे कि उसका निर्णय गलत हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल शासक कहते हैं, क्यों कहते हैं? उसके निर्णय गलत हो गया। और अकबर सफल शासक का निर्णय सही हो गया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट, डिसीजन मेकिंग इज हार्ट ऑफ मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा होता है लीडरशिप। लीडरशिप इसमें डिसीजन मेकिंग पढ़ोगे तो बहुत सारे पढ़ोगे कि डिसीजन मेकिंग आम व्यवहार में लोग कैसे लेते हैं, इमेजिनरी वर्ल्ड में कैसे लोग लेते हैं, मतलब लिया कैसे जाना चाहिए, वास्तव में कैसे होता है, कौन कौन सा फैक्टर डिसीजन को प्रभावित करते हैं, डिसीजन कितने प्रकार का होता है, फॉर्मल डिसीजन किसको कहते हैं, इनफॉर्मल डिसीजन किसको कहते हैं, प्रोग्राम डिसीजन किसको कहते हैं, अनप्रोग्राम डिसीजन किसको कहते हैं, पॉलिसी डिसीजन क्या है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन क्या है। डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बतला दूं, पूरा का पूरा विज्ञापन का वर्ल्ड इसी पे चलता है, क्योंकि विज्ञापन का उद्देश्य रहता है आपके निर्णय को प्रभावित करना। तो आपके निर्णय को प्रभावित करे ताकि आपके जेब से पैसा निकालकर वस्तु पर खर्च कराया जा सके। इसलिए जितने बड़े बड़े देखते हो एड आता है, सिने स्टार आते हैं, बिग पर्सनैलिटी आता है, तरह तरह का जुमला और तरह तरह का मतलब एक इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट किया जाता है ताकि आप उनसे इन्फ्लुएंस हो सके, पर्स निकाल करके वस्तु में खरीद सके। तो दिस इज ये डिसीजन को ही प्रभावित करता है। डिसीजन को प्रशासन का केंद्र बिंदु कहने में कोई गलत नहीं होगा, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। क्लियर? फिर उसी वजह से लीडरशिप, जनरली हम बॉस को भी लीडर मान लेते हैं, मैनेजर को भी लीडर मान, लेकिन नहीं, लीडरशिप एक बिहेवियर है जो दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करता है। तो संगठन में कोई व्यक्ति यदि गुण संपन्न है और दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करने में सक्षम है तो लीडर है। यूजुअली संगठन में लीडर ऊपर ही रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि संगठन का प्रधान कोई और हो, लीडर से कोई और हो। जैसे भारत सरकार में देखो ना कि लीडर प्रधान राष्ट्रपति है
और लीडरशिप नेतृत्व प्रधानमंत्री में होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो लीडर मतलब कह सकते हैं ना कि मतलब उठ पड़े कदम दो कदम जिस और उठ पड़े लाखों कदम उस और वाला, तो 2 कदम उठा नहीं कि लाखों कदम उस और पड़ेगा। जैसे मेरे प्यारे देशवासियों 125-130 करोड़ देशवासियों जैसे बोलता है, लोगों का दिमाग धड़क जाता है, क्या बोल रहे हैं पता नहीं, हमारे क्योंकि व्यवहार को प्रभावित करता है। तो व्यवहार लीडरशिप का बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। समूह को प्रभावित करने की कला अगर आप में है तो आप लीडरशिप के गुण में है। तो लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वह एक एनर्जी के भांति है, वह एक कह सकते हो विद्युत प्रवाह के भांति है। वह व्यवस्था को ऊर्जा प्रदान करता है, वह निराशा को आशा बदल देता है, वह संभावना को वास्तविकता बदल देता है। देश में कुछ नहीं बदला, ना डेमोग्राफी बदला, ना पॉपुलेशन बदला, ना सिचुएशन बदला, केवल लीडरशिप बदल जाता है, व्यवस्था सुधर जाता है। कहते हैं ना, गिव राइट लीडरशिप इन राइट हैंड, योर ऑल प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लीडरशिप में भी 2-3 थ्योरी है, कंटीजेंसी थ्योरी है, फिर कहते हो बिहेवियरल थ्योरी है, ट्रेड थ्योरी है। लीडर के टाइप्स आते हैं, लीडर फॉर्मल लीडर, इनफॉर्मल लीडर, करिस्मेटिक लीडर, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लीडरशिप पर आपको जरा देखना पड़ेगा कि लीडरशिप कैसे आज के तारीख में इंपॉर्टेंट है और कैसे ऑर्गेनाइजेशन का कारक है, प्रो इफेक्टिवनेस का कारक है। अगर देखा जाए बिहार प्रशासन या केंद्र प्रशासन या कोई भी दूसरे राज्य का ले लो, किसी दूसरे देश का ले लो, लीडरशिप बहुत मैटर करता है। इसमें तो आपको नहीं मानना पड़ेगा। पाकिस्तान का लीडरशिप कमजोर है, देख रहे हो, और बगल है बांग्लादेश का लीडरशिप सही है, देख लो परिणाम सामने है। होता है कि नहीं होता है? ये होता है क्या, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, कहना, सुनना और समझना। मैं कुछ कह रहा हूँ, ये कम्युनिकेशन नहीं है। आप सुन रहे हैं, ये भी कम्युनिकेशन नहीं है। मैं कह रहा हूँ, आप सुन रहे हो और समझ रहे हैं, तभी कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन, आज तो आप कम्युनिकेशन के युग में जीते हो। सवेरे से लेकर शाम तक आप मोबाइल पे ही लगे रहते हो, समझ रहे हैं। मतलब आप कह लो कि मतलब कम्युनिकेशन इतना इम्पोर्टेंट है कि आज कम्युनिकेशन फेल हो जाता, नागरिक जीवन रुक जाएगा। कम्युनिकेशन कमजोर तो आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, कम्युनिकेशन नहीं तो लीडरशिप काम नहीं करेगा, कम्युनिकेशन नहीं तो मोटिवेशन काम नहीं करेगा, कम्युनिकेशन नहीं तो मोरल और कंट्रोल काम नहीं करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है ये कम्युनिकेशन। समझ रहे, सूचना का एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे 1-2 व्यक्तियों के बीच साझा समझ विकसित करना। मैं आपके व्यवहार को प्रभावित करना चाहता हूँ, आप प्रभावित होना भी चाहते हैं, लेकिन कोई माध्यम ही नहीं जिससे हम और आपके बीच, जैसे भी जो ऑनलाइन अरेंजमेंट, जैसे लॉकडाउन हुआ कोरोना महामारी की वजह से, तो बस व्यवस्था रुक गई। लेकिन ऑनलाइन व्यवस्था आ जाने से ये जो हमारे आपके बीच दूरी थी वो पट गया, और मैं अभी आपके व्यवहार को प्रभावित करने में सक्षम हूँ। तो इसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। अगर हमारे और आपके बीच साझा समझ, जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हैं, तो ये कहा जाए कि हमारे और आपके बीच कम्युनिकेशन हुआ, और कम्युनिकेशन के आधार पर ही पूरा ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कम्युनिकेशन को, रक्त धारा को, प्राण शक्ति को, डॉक्टर आता है चेक करता है नब्ज चल रहा है या नहीं, नब्ज चल रहा है तो व्यक्ति जिंदा है, नब्ज गया तो खत्म। वही हाल है, कम्युनिकेशन है तब तक तो ठीक है, कम्युनिकेशन गया तो खत्म। जब तक पति पत्नी के बीच में कम्युनिकेशन है तब तक संभावना है, कम्युनिकेशन खत्म तो डाइवोर्स होगा। लेकिन जब तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच कम्युनिकेशन है, संभावना है, कम्युनिकेशन रुका लड़ाई होगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर है? कंट्रोल है, जैसे भी चाइना और इंडिया के बीच कम्युनिकेशन चलने दो, जिस रूप में भी चला जाए, कम से कम उससे होगा क्या, उनके पक्ष को आप और आपके पक्ष को वो समझ पाएंगे। तो कोई ना कोई बात करेंगे तभी ना बात बनेगा, जब बात करेंगे नहीं तो बात बनेगा कैसे। तो बात करना होगा, बात बनने के लिए तो कम्युनिकेशन इसीलिए आवश्यक है। आप लगे रहिए, कोई ना कोई समाधान अवश्य निकलेगा। कंट्रोल आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में आता है। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, व्यवहार को नियमित करना, रेगुलेट करना, नियंत्रित करना, ये एक इम्पोर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन है। क्योंकि जो बिहेवियर होते हैं वह मतलब क्या होते हैं, मतलब उनको एक निर्दिष्ट लक्ष्य के प्राप्ति के दिशा में जाना होता है। जैसे गाड़ी में ब्रेक होता है ना, और गाड़ी में ब्रेक होता है, उसी प्रकार कंट्रोल होता है। मतलब कंट्रोल मैकेनिज्म, हर सिस्टम में कंट्रोल मैकेनिज्म जरूर होगा जो ब्रेक के भांति काम करता। तो ऑर्गेनाइजेशन उड़ने ना लगे, बेलगाम ना हो जाए, दिशा रहित ना हो जाए,
ट्रैक से हट ना जाए उसके लिए कंट्रोल मैकेनिज्म है। तो कंट्रोल को वही महत्व है जो संगठन में या गाड़ी में ब्रेक का होता है, जो उसको रोकने का काम करता है, उसको नियमित करने का काम करता है, उसको प्यूरिफाई करने का काम करता है, उसको बेहतर बनाने का काम करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे सिलेबस में इसके बारे में हम लोग उतना वर्कआउट करते नहीं है। अब यहाँ पर देखो, मोरल एंड मोटिवेशन, मोरल और मोटिवेशन एक ही है, लेकिन मोरल मोटिवेशन फर्क हो जाता है। मोटिवेशन तो है एक इलेक्ट्रिक करंट के जैसा, आपका ना मोटिवेशन हो गया, आप एक ऊर्जा के भांति हुआ, आपने कुछ गन्ना का जूस या कोई और फ्रूट जूस लिया, तुरंत एनर्जी आ गया, समझ रहे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया आपका, नहीं कोलेस्ट्रॉल नहीं बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट मिला, तुरंत आप चार्ज हो गया, काम करने लगे। और मोरल क्या होता है, एक स्वास्थ्य के बात है, ऊर्जा की, मतलब ये कह सकते हो ये एक अच्छे हाइजीनिक फैक्टर के रूप में मोरल है, जो आपको बचाए रखता है। अभी जैसे देखिए इतनी दिक्कत हो रही है कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण, जो बाहर स्टूडेंट रह रहे हैं, ना खाना हो रहा है, ना घर पे सामानें मिल रही है, ना व्यवस्था दुरुस्त है, ना क्लासें चल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी आप अपने ट्रैक पर लगे हुए हो, काम पे लगे हो, कारण मोरल, आपके आत्मबल है। वो कहते वेयर देयर इज मोरल देयर इज ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ मनोबल है वही संगठन है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन जीत जाएगा तभी आप जीतेंगे, मन हार गया, अभी आप शुरू से तैयारी कर, हमसे नहीं होगा, विश्वास मानो आपसे कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हमसे नहीं होता, कैसे दूसरे से होगा, समझ रहे? तो इस तरह की मानसिकता रखोगे तो निश्चित रूप से आप सफल होगे, अगर उस हिसाब से मेहनत करते हो तो जैसे कहते हैं ना, अलेक्जेंडर क्या कहता है, नेपोलियन क्या कहता था कि विश्व के मतलब लड़ाई जहां भी होता है ना, वहां पर सेना की संख्या, अस्त्र, प्रशिक्षण वगैरह सफलता का मात्र 1/3 हिस्सा होता है, 1/4 हिस्सा होता है, और 3/4 हिस्सा अकेला मनोबल होता है। तो मनोबल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लीडर हैं तो हमारा उद्देश्य क्या रहेगा, हम गार्जियन है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे बच्चों का मनोबल ऊंचा रहे, ताकि एग्जाम हॉल में विषम से विषम परिस्थिति में भी वो डट के जमकर सामना कर सके। अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री या जो देश का नेतृत्व ने, जो सैनिकों के बहुत सारे ड्यू थे, बहुत सारे डिफिशियंसी थे, कमी थे, उसका नतीजा क्या हुआ, और सैनिकों का मनोबल बहुत ऊंचा है और वो किसी भी परिस्थिति से सामना करने के लिए सक्षम है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लीडरशिप, देखते हो अलेक्जेंडर या जैसे कह सकते हो सिकंदर विश्व युद्ध पर चला और आगे अपनी यात्रा रोकना पड़ा, क्यों? उसके सैनिकों का मनोबल गिर गया, मतलब हम आगे नहीं जाते, थक गए हैं, हमसे आगे युद्ध नहीं होगा, तो उसको विश्व विजय का अपना यात्रा को रोकना पड़ा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मोरल हो। तो मोरल और मोटिवेशन में क्या फर्क हुआ, मोरल जो है ना, मतलब कह सकते हो मोटिवेशन प्लस एटीट्यूड। अगर आप में लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा स्थायी रूप से बना है तो आपका मनोबल कहलाएगा। जैसे आप देखते हुए क्रिकेट में बहुत सारे टीम है, समझ रहे, कुछ टीमों का मनोबल बहुत ऊंचा, कुछ लोग का मोरल बहुत मोटिवेशन रहता है। तो कभी मोटिवेशन काम किया तो जीत गए, कभी मोटिवेशन नहीं रहा तो हार गए। लेकिन जिनका मोरल है वह लगातार जीतते हैं, क्योंकि उनके अंदर में ना जीतने की एक अलग अभिवृत्ति है, एक अच्छी भावना अस्थायी रूप से बना हुआ है, जो उनको ढकेलते रहता है, प्राप्त करना है। तो मनोबल बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनोबल जो हुआ ना, वह एक घटक से बनता भी नहीं है, एक दिन ना, इट कैन नॉट बी बिल्ट ओवरनाइट, एक दिन में नहीं बनेगा, एक दिन में खत्म भी नहीं होगा। इसको बनने में भी समय लगता है और बिगड़ने में भी समय लगता है। और ये तो तुरंत लिए तुरंत खत्म, लक्ष्य प्राप्ति हुआ, मोटिवेशन खत्म। मोरल एक बार बन गया तो रहेगा, और खत्म भी होगा तो धीरे धीरे खत्म होगा, अब बनेगा भी तो धीरे धीरे बनेगा। तो ये हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ये हुआ बिहेवियर का डिटर्मिनेंट। कौन कौन डिटर्मिनेंट हुए, एक हुआ बायोलॉजिकल फैक्टर, एक कल्चरल फैक्टर, सिचुएशनल फैक्टर, और मोटिवेशन क्या हुआ, की हुआ, पूंजी हुआ, उसका कह सकते हो बढ़ाने वाला कैटलिस्ट फैक्टर, स्टार्ट करता है, स्टार्टर पैक है वो, सॉरी, उसी के आधार पर डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, कंट्रोल, मोरल। जनरली आप देखते होंगे जब संडे वनडे का दिन रहता है, जिस दिन ऑफिस बंद रहता है, आप बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं, क्यों? मोटिवेशन जीरो। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आना या कोई काम रहता है, ऑफिस जाना है, मोटिवेशन एक्टिव रहता है और आप एक्टिव हो जाते हो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी आप सिविल का तैयारी कर रहे हो, मोटिवेशन बहुत हाई है, आप 1.5 घंटा 2 घंटा बैठ कर लेक्चर सुन रहे हो, नोट्स बना रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, रात दिन एक करके तैयारी कर रहे हो, लेकिन जिस दिन रिजल्ट मिलेगा, रिलैक्स, हटाओ किताब को, नीचे रखो, इतना दिन तो पढ़ाते रहे,
अब दूसरे दौर शुरू हो गया, होता ही नहीं होता। तो दिस इज द बेसिक पॉइंट। जैसे लक्ष्य प्राप्ति हुआ मोटिवेशन खत्म। ये बात अलग है कि मोटिवेशन उसके लिए खत्म हो गया, लेकिन आप जानते हैं एक इच्छा पूरा नहीं हुआ कि दूसरा इच्छा पूरा नहीं हुआ कि तीसरा इच्छा। इस प्रकार व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक इन्हीं इच्छाओं के पीछे भागते रहता और हमेशा मोटिवेटेड होते रहता। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मोटिवेशन अगर आदमी में है तभी आदमी जीवंत है, तभी वह आगे बढ़ता है। जिस दिन मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, आदमी का जीवन का मतलब मकसद ही खत्म हो जाएगा। मैं अक्सर बोलता हूँ, एक बिहार के IAS अधिकारी थे जो करप्शन के चारे में पड़ गए थे, जबकि उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, लेकिन करप्शन के चारे में पड़ गए। वो आत्मग्लानि इतनी ज्यादा हो गई, उनमें जीने की इच्छा ही खत्म हो गई। समर आनंद को मृत्यु को असमय प्राप्त हो गया। ऐसे एक और भी बिहार के IAS अधिकारी थे, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जीने की इच्छा खत्म हो गई। तो जब आपको जीने की इच्छा ही नहीं है तो क्या दवा, क्या ऑपरेशन, क्या डाइट, क्या काम करेगा? कुछ नहीं करेगा। तो सेम थिंग, तो मोटिवेशन जो है ना, लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा। अगर आपके लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा है ना, तो आप लगे रहोगे, भिड़े रहोगे, प्रयास करते रहोगे, अवसाद से निपट लोगे, तनाव से मुक्त हो जाओगे, ऊर्जावान रहोगे, सजग रहोगे, उल्लासपूर्ण रहोगे, अंत में लक्ष्य प्राप्त करोगे। लेकिन जैसे एक लक्ष्य प्राप्त हुआ, कहानी खत्म नहीं हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अभी आप लोग तैयारी कर रहे हो, क्या सोचते हो कि नौकरी मिल जाएगी, आपकी समस्या समाप्त? नहीं। जैसे नौकरी मिलेगी, माँ पापा बोले अब बेटा उम्र हो गया, शादी ब्याह तेरा हो जाना चाहिए। अब शादी ब्याह के लक्ष्य पे निकल गया, शादी ब्याह हुआ तो उम्र हो गया, बाल बच्चा ही पैदा होना चाहिए। फिर बाल बच्चा हो गया, फिर उसका पढ़ाई लिखाओ, सेटलमेंट, फिर जीवन भर इसी तरह से आपको भागना है और मोटिवेशन को काम करना है। तो ये चलते रहता है, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। तो इस तरह से आप इसको वर्कआउट करो। और मैं समझता हूँ कि आज आपका मैं होमवर्क यही दे रहा हूँ कि सबके बारे में एक एक पेज में आपको वर्कआउट तैयार करना है, मतलब कर सकते हो सिनेप्सिस तैयार कर लेना है, मोटिवेशन के बारे में, मोरल के बारे में, लीडरशिप के बारे में, यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में, सबके बारे में तैयार करो। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं करोगे ना तो एग्जाम हॉल में निश्चित रूप से प्रॉब्लम में आ जाओगे। प्रिपरेशन को सही करो, थोड़ा डिफाइन करो अपना प्रिपरेशन को। किताबों में तो बिल्कुल अनडिफाइंड फैला हुआ है उसको ना। प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है? प्रिपरेशन का मतलब होता है एग्जाम में पूछे जाने वाले ज्ञान और किताब में लिखे गए ज्ञान, इन दोनों के बीच को दूरी को पाटना। समझ रहे कि नहीं समझ? किताब जो में जो ज्ञान लिखा हुआ, एग्जाम में जो पूछा जा रहा है ज्ञान, दोनों के बीच के दूरी को पाटना। और उसके लिए ये जरूरी है कि आप किताब पढ़ो और उस किताब से इम्पोर्टेंट चीज को एक कागज में लिख लो, फिर उसको बार बार दोहराते रहो ताकि वो कम से कम याद रहे। क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन उस हिसाब से नहीं आने वाला। एग्जाम में तो क्वेश्चन हमेशा नए तरीका से आएंगे, लेकिन मटेरियल आपके पास होगा, नॉलेज आपके पास होगा, एक्सप्रेशन आपके पास होगा, प्रैक्टिस आपके पास होगा, तो आप बेहतर ढंग से मैनेज कर लोगे। तो दो होमवर्क रहा। एक होमवर्क रहा सबका सिनेप्सिस बनाना और दूसरा होमवर्क रहा रियाज करना, क्वेश्चन आंसर लिखना, थोड़ा लिखने का हैबिट डालना। समझ के नहीं समझ? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप वर्कआउट करना। हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में। इस बीच अगर किसी तरह कोई आपको दिक्कत है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ लिख के भेजना है, आप लिख कर मैं इसको भेज सकते हैं, मूल्यांकन कर सकता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स, एंजॉय।